हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 27 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 27 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी फैक्ट्री जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी। फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। और मिशन दृष्टि ये जो है भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई की पहल है। ठीक है। राजकीय इटखोरी महोत्सव ये झारखंड में शुरू हुआ। विश्व चिंतन दिवस प्रत्येक साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट जो है भारत और केन्या के बीच शुरू होगा। पूर्वोत्तर राज्य में पहला चावल महोत्सव विरासत के अनाज ये नागालैंड में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया के किसी क्षेत्र में H5N1 से संक्रमित होने वाला पहला पक्षी जेंटू पेंगुइन था। और ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का जो रैंक है ये छठा छठा है। और टॉप पर यूएसए है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का अपना सवाल नंबर 1 पर। बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए किसके द्वारा युविका 2026 प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो युविका पहल ये है भारत के स्पेस एजेंसी इसरो का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है इसके द्वारा स्कूली बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी युविका 2026 शुरू किया गया है। यह 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक आवासीय यानी रेसिडेंशियल कार्यक्रम है जिसके लिए पंजीकरण का जो डेट है 27 फरवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। और कार्यक्रम का आयोजन मई 2026 में होगा। अगर उद्देश्य की बात करें तो छात्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि पैदा करना यानी स्टेम जो कि ये दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है। इसका लक्ष्य जो है 9वीं कक्षा के छात्र के लिए है। और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो है यह 2 सप्ताह का एक आवासीय कार्यक्रम है जिसमें इसरो के सेंटरों का भ्रमण, वैज्ञानिकों से संवाद और व्यवहारिक अनुभव इसमें शामिल रहेगा। अगर यहाँ से हम लोग इसरो की बात करें, ठीक है, तो रक्षा निगरानी, कृषि विश्लेषण और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, पृथ्वी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ये सब अभी इसरो के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, अध्यक्ष वी नारायण इसके 11वें अध्यक्ष हैं। और इसके संस्थापक हो जाएंगे विक्रम साराभाई जो कि इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। पहले इसको भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था यानी इनकॉस्पर। ठीक है। और इसका नाम बदल के 1962 में सॉरी इनकॉस्पर जो था उसकी स्थापना 1962 में हुआ था। और 1969 में इसका नाम बदल के इनकॉस्पर से इसरो कर दिया गया है। ठीक है। अगर यहाँ से हम इसरो के करंट अफेयर की बात करें तो इसरो का साल 2026 का पहला मिशन जो था PSLV C62 जो कि फेल हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है। इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को LVM-3 मार्क 6 जो था रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था। और इसरो का 101वां मिशन जो है EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह असफल हो गया। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? तो PSLV-60 के द्वारा C60।
इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। और नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ई बाइक दीदी योजना जो है इसकी शुरुआत की जाएगी? तो इस योजना को लॉन्च करने जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द ही ई बाइक दीदी योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है और यह योजना महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर रोजगार देने, महिला सशक्तिकरण बढ़ाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दिल्ली में प्रदूषण कम करने का ये एक मकसद रखती है। ठीक है। अगर हम दिल्ली की करंट अफेयर की बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की जा रही है। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ की शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यहीं शुरू किया गया, यहीं हुआ था। और देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय जो है वहां नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाले, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने। और जो ब्लाइंड जो T20 हुआ था दृष्टिबाधित महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप, वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और भारत ही ये जीता है। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव वर्मा जो है दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी थे, ये भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च किए जिसका नाम था विक्रम। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में होगा। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। और नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हार्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। और दिल्ली विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले जो कर्तव्य भवन है उसका उद्घाटन किए। क्लाउड सीडिंग को दिल्ली में मंजूरी दी गई है और पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है देश का दिल्ली में ही स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट चले। किसे हाल ही में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो देखिए अभी तक आप पढ़ रहे थे कि नीति आयोग के सीईओ वीवी सुब्रमण्यम, अभी तक तो आप ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं के स्थान पर जो निधि छिब्बर है, निधि छिब्बर, ठीक है, इन्हें स्थान दिया गया है नीति आयोग के अंतरिम सीईओ के रूप में। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में किया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके देश के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो जाएंगे। ठीक है, हालिया अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त जो है ये प्रवीण वशिष्ठ हो जाएंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास बनी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुन्हानी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह हो जाएंगे। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हो जाएंगे सतीश कुमार। राजीव गौबा जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी हो जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार हो जाएंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे समीर वी कामत। आईबी के
हो जाएंगे तपन कुमार डेका। रॉ के प्रमुख पराग जैन और नए वित्त सचिव हो जाएंगे अजय सेठ। इसरो के प्रमुख हो जाएंगे वी नारायण और एसबीआई के हो जाएंगे सीएस सेठी। ठीक है, नेक्स्ट चले। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दे दी। केरल विधानसभा ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया? तो अब से 2 वर्ष पहले यानी कि 2024 में केरल के विधानसभा में केरल का नाम बदलकर केरलम करने का ये प्रस्ताव लाया गया था और ये निर्णय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अनिवार्य रूप से भारत के राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक जो है केरल का नाम परिवर्तन करके केरलम करने का, तो उस विधेयक को 2026 को केरल विधानसभा के समक्ष विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, यहां से अगर हम केरल की बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हो जाएंगे। और केरल के अगर करंट अफेयर की बात करें तो केरल देश का पहला ऐसा राज्य है जो अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला यह राज्य है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है इसमें संशोधन करने वाला केरल पहला राज्य है। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। 100% डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। केरल के अलिपी जो जिला है वहां उसका आर्थकुल पुलिस स्टेशन देश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस थाना बन गया। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य केरल है। तिरुओनम का त्योहार केरल में मनाया जाता है। केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। केरल जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। कोझिकोड शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए इन प्राउड लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस राज्य में भारत का पहला जाति मुक्त गांव विकसित किया गया? तो महाराष्ट्र में रिसेंटली भारत का पहला जातिगत जो जाति पाति से किसी को लेन देन नहीं है ऐसा पहला गांव स्थापित किया गया है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ये ऐसा पहला कास्ट फ्री गांव महाराष्ट्र में के अहिल्यानगर जिले में स्थित सौंदला गांव बना है। गांव का नाम क्या है? सौंदला। ठीक है, यहाँ की ग्राम सभा ने फरवरी 2026 में सर्वसम्मति से जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने और केवल मानवता को जाति मानने का प्रस्ताव पारित किया। स्थान सौंदला गांव जो कि अहिल्यानगर में है, जिसका नाम पहले था अहमदनगर। गांव के युवाओं की पहल और सरपंच शरद अरगरे के नेतृत्व में यह सामाजिक क्रांति लाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है जाति व्यवस्था को खत्म कर सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना, जिससे कि जाति सूचक शब्द का उपयोग न करना शामिल है। यानी उसमें किसी को जाति का नाम लेके आप नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर भारत की पहला की बात करें, ठीक है, तो भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया किसने? तमिलनाडु ने। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खुला है। झारखंड राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब में। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य
पंजाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य पंजाब। और भारत के पहले तितली अभ्यारण्य केरल में। स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य आपका हो जाएगा कर्नाटक। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना हो जाएगा। और ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग। तो नेसेट नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम है जिसे संबोधित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है, तो नेसेट ये संसद है कहाँ की? इजराइल की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों की एक नई ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे। वह इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले और ये ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 में नेसेट को संबोधित किया था। ठीक है, इजराइल इजराइल की बात करें तो राजधानी जेरूसलम, मुद्रा शेकेल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। ठीक है, अगर करंट अफेयर की बात करें तो भारत इस देश से हेरोन मार्क टू हेरोन मार्क टू जो है यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ये लेने जा रहा है। किससे? इजराइल से। ओफेक 19 नया एक स्पाई सैटेलाइट है, इसको इजराइल ने लॉन्च किया। एडीबी में शामिल होने वाला ये 69वें क्रम का देश है। ऑपरेशन अजय जो है ये भारत के द्वारा चलाया गया था इजराइल से इन भारतीयों को निकालने के लिए। दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश ये इजराइल बन गया और गाजा पर कब्जा करने का ऐलान इजराइल ने कर दिया है। किस राज्य में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने और नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की गई? तो राजस्थान में रिसेंटली होम स्टे स्कीम 2026 की शुरुआत कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस नई नीति के तहत अब जो ग्रामीण है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले साथी शहरी क्षेत्र में घरों को अधिकतम 8 कमरे और 24 बिस्तर ये पर्यटकों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक से अधिक 8 कमरा और अधिक से अधिक 24 बिस्तर। ठीक है, ये रजिस्टर करवा सकते हैं जिससे स्थानीय परिवारों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। ठीक, यानी कि जहां रह रहे हैं वहीं के लगभग 8 कमरे और उसमें 24 बेड की व्यवस्था के साथ ये टूरिज्म प्लेस के फैसिलिटी प्रारंभ किया जा सकता है। इनका पर्पस की बात करें तो ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पैदा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ठहरने का जो सस्ता ऑप्शन है ये उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। 79वें क्रम यानी 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो बाफ्टा 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो बाफ्टा जो है, अम, बाफ्टा का ये 79वें एडिशन था। क्या 79वां। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो रॉबर्ट अरामयो किस फिल्म के लिए? आई सिवियर के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले हेमलेट के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन को मिला फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बुनमी मोसाकू किस फिल्म के लिए? सिनर्स के लिए। उत्कृष्ट नवोदय फिल्म माय फादर शैडो। बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार डेम डोना लैंगली को मिला। और सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए यह पुरस्कार क्लेयर विंस को मिला है। ठीक है, यहाँ से अगर हम बाफ्टा के बारे में जाने तो इसका ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, जिन्हें बाफ्टा अवार्ड भी कहा जाता है, वर्ष 2013 से आधिकारिक नाम ईई ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स है और यह हर वर्ष आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित फिल्म सम्मान समारोह है। इसका आयोजन ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा किया जाता है, जिसमें बेहतरीन ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों तथा उनसे जुड़े उत्कृष्ट योगदानों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट ले कि बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय एक्ट्रेस ने प्रेजेंटर की भूमिका निभाई है? ठीक है, तो इसी बाफ्टा अवार्ड 2026 में जो भारतीय एक्ट्रेस ने प्रेजेंटर की भूमिका निभाई, ये हो जाएंगी आलिया भट्ट। कौन हो जाएगी? आलिया भट्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलिया भट्ट से पहले दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा भी बाफ्टा अवार्ड में प्रेजेंटर रह चुकी है। यदि बात किया जाए आलिया भट्ट की, तो ये गुची और लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, गुची और लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी आलिया भट्ट। दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसको बनाया है? दीपिका पादुकोण को। और सारा तेंदुलकर, ये जो है ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगी। और कैटरीना कैफ, ये मालदीव टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी। नेक्स्ट चले, केंद्र सरकार ने नागालैंड के पूर्व 6 जिलों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करते हुए किस अथॉरिटी का गठन किया है? तो इस अथॉरिटी का नाम हो जाएगा एफएनटीए अथॉरिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एफएनटीए इसका फुल फॉर्म हो जाता है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ठीक है, तो केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईएनपीओ के बीच फरवरी के महीने में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके तहत फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी जो है नाम से एक अर्ध स्वायत्त प्रशासनिक प्राधिकरण बनाया गया और इस प्राधिकरण को पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में अधिक निर्णय और वित्तीय शक्तियां दी गई। समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और ईएनपीओ के सदस्य उसमें मौजूद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि किस देश ने विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो भारत है, भारत इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए वुमेन एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था। इसमें भारत ने बांग्लादेश ए को 46 रन से हराकर ये ट्रॉफी जीती और इसमें भारतीय टीम के कप्तान राधा यादव और बांग्लादेश के कप्तान फाहिमा
खातून हो जाएंगी। यहाँ से अगर हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर अगर रिलेट करें तो हरमनप्रीत कौर 356 मैच खेलकर महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाला ये खिलाड़ी बन गई है। T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान हो जाएंगे। ईशान किशन T20 इंटरनेशनल 2026 में विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाला ये पहला विकेट कीपर बना। 79वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जो है ये सर्विसेज ने जीता। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 आरसीबी ने जीता है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 जो है हरियाणा थंडर्स। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 के विजेता हरियाणा हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का अगर बात किया जाए तो एलेना रायबकीना और पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज जीते हैं। स्मृति मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। 2025 की पहली सैफ महिला क्लब चैंपियन ये ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। और झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है अपने नाम किया है। सुल्तान सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप ये बेल्जियम जीता। 113वें क्रम का जो डेविस कप था ये इटली जीता है। मेंस एशिया हॉकी कप भारत और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट चले कि राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी 2026 को राजा जी उत्सव मनाया गया। इसके तहत किस भारतीय गवर्नर जनरल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ठीक है, तो जिनका प्रतिमा का अनावरण किया गया ये सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। राष्ट्रपति भवन में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सेवा करने वाले एकमात्र भारतीय थे क्योंकि 1950 के बाद 1950 में ये पद को गवर्नर जनरल का जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया था। प्रीवियस क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस स्थान पर दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाई जाएगी, तो ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। और ये आपका दूसरा सवाल था कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग किस नदी पर बनाई जाएगी, तो ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। आपका आज का सवाल है कि इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और दूसरा सवाल है कि किस द्वीप के पिटोन दे ला फोनरोज ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट हो रहा है? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यहाँ से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।